खंड 2, पृष्ठ संख्या 75। जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासियों, चरवाहा समुदायों और किसानों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर और बाजार को आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ही ध्यान देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनवासियों, घुमंतू किसानों और खाने की चीजें बीन कर गुजर करने वालों की जिंदगी अतीत में ही कहीं अटक कर रह गई है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही न हो। खंड 2 के अध्यायों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें हम आज रह रहे हैं। वे गुजरे हुए जमाने के बचे खुचे लोग नहीं हैं। अध्याय 4 में आप जंगलों की सैर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरों, जहाजरानी और रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किया गया और बागान विकसित किए गए। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों की जिंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश किया गया। लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य किया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा है। अध्याय 5 में भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तानों, मैदानों और पठारों में चरवाहों के पदचिन्हों को ढूंढने की कोशिश की गई है। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहा समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी हम विरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ संख्या 76। उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चरागाहों के सिमटते जाने से उनके जीवन पर किस तरह के असर पड़े। इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, अपने समुदाय के साथ उनके संबंधों और बदलते परिवेश के अनुरूप वो खुद को कैसे ढालते हैं, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। अध्याय 6 में हम किसानों और काश्तकारों की जिंदगी में आए परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत, इंग्लैंड और अमेरिका की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। पिछली 2 शताब्दियों के दौरान खेती को संगठित करने के तरीके में गहरे बदलाव आए हैं। नई तकनीक और नई मांगों, नए नियमों और कानूनों, संपत्ति की नई अवधारणाओं ने ग्रामीण दुनिया की शक्ल सूरत पूरी तरह बदल डाली है। पूंजीवाद और उपनिवेशवाद ने ग्रामीणों के जीवन को सिरे से बदल डाला है। अध्याय 6 आपको इन बदलावों से परिचित कराएगा और इस अध्ययन से आपको एहसास होगा कि समाज के विभिन्न तबकों, अमीर, गरीब, मर्द, औरत, बच्चों और वयस्कों पर किस तरह के अलग अलग असर पड़े।
जब तक हम विभिन्न समुदायों और समाजों के जीवन में आ रहे परिवर्तनों को देखना बूझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आज की दुनिया कैसे बनी है। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर विचार नहीं करेंगे। पृष्ठ संख्या 77। अध्याय संख्या 4, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं। इस किताब का कागज, मेज कुर्सियां, दरवाजे खिड़कियां, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफी, चाय और रबड़। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टेनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीजें भी तो जंगलों से ही आती हैं। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। ये विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चरागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। इसी पृष्ठ पर एक चित्र है। ये छत्तीसगढ़ के एक साल वन का चित्र है। घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी यहां कम ही पहुंच पाती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियां देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 78। 1. वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो ये प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। किंतु उससे पूर्व इसी पृष्ठ पर एक चित्र है। When the valleys were full, जब घाटियां भरी पड़ी थीं। ये जॉन डॉसन की पेंटिंग है। लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे, इनका अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते, बीसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। पृष्ठ संख्या 79। इसकी कई वजहें थीं। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा।
उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। 1.2 पटरी पर स्लीपर। यहां एक चित्र है, चित्र संख्या 3। सिंहभूम के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण। छोटा नागपुर, मई 1857 का चित्र है। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति न थी। कुछ नए शब्द। स्लीपर, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। इसी पृष्ठ पर बॉक्स नंबर 1 है। किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगारिंदजेरियों की अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगुरुंदेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। ये जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुई थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। इस पृष्ठ पर अब स्रोत क। पड़ती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, ये विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। यही वो विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में लिखते हैं। आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे हैं, जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। डेविड्स पर द रेटोरिक ऑफ एम्पायर 1993 में उद्धृत। पृष्ठ संख्या 80। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत यानी ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। 1 दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थीं। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी।
1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थीं। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र संख्या 4, बांस के बेड़े कासालांग नदी में बहकर जाते हुए, चिटागोंग पर्वतीय पट्टी। अब चित्र संख्या 5, रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के शहतीर सहेजता हुआ हाथी। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदामों में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। पृष्ठ संख्या 81। चित्र संख्या 6, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर को लौटती औरतों का चित्र। चित्र संख्या 7, लट्ठे ले जाता हुआ ट्रक। लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है, जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों को जाते थे। स्रोत ख, मुल्तान और सुक्कूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट बाय 10 इंच बाय 5 इंच या 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी, या कि 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व 1 मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। ये ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ यानी तमारिस्क और झांड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। E.P. स्टिबिंग, द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया, भाग 2, 1923। क्रियाकलाप: 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपर की जरूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद के पेड़ से 3 से 5 स्लीपर बन सकते हैं, तो हिसाब लगाकर देखें कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। पृष्ठ संख्या 82। 1.3 बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय, कॉफी की खेती की जाने लगी। इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 8 देखें। ये चाय के किसी ब्रांड का विज्ञापन है। लिखा है प्लेजर ब्रांड टी, द लंदन एंड ग्लासगो टी इंपोर्टर्स एसोसिएशन। पृष्ठ संख्या
83 व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ड्राइट्रिच ब्रैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इसी पृष्ठ पर देखिए चित्र संख्या 9। इटली स्थित टस्कनी में पोपलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। पोपलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं। पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए ये उपयोगी नहीं हैं। एक समान लंबाई वाले और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें। यही वो मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहित किया। आपके लिए क्रियाकलाप। यदि 1862 में भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती और आप पर इतने व्यापक पैमाने पर रेलों के लिए स्लीपर और ईंधन आपूर्ति की जिम्मेवारी होती, तो आप इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाते? पृष्ठ संख्या 84 इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहां जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नापजोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने ये भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। पहले चित्रों की व्याख्या। चित्र संख्या 10। कांगड़ा का एक देवदार बागान 1933। इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स भाग 15 से। चित्र संख्या 11। द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, भारत। ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल। स्रोत इंडियन फॉरेस्टर, खंड 31। इस पृष्ठ का नया शब्द वैज्ञानिक वानिकी। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। 2.1 लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे।
जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सकें। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हों। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गईं। पृष्ठ संख्या 85। वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान, जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी यानी बोहिर या वाहिली की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर यानी सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 12 की व्याख्या। जंगलों से महुआ, मधुका इंडिका बीनना। गांव वाले उजाला होने के पहले ही उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते। महुआ के पेड़ बेशकीमती हैं। महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बीजों से तेल भी बनाया जाता है। अब व्याख्या चित्र संख्या 13 की। सूखते हुए तेंदू पत्ते। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठे करते हैं। पृष्ठ संख्या 86। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गईं। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगीं। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। 2.2 वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मॉनसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। आगे की चर्चा से पहले इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 14। खलिहानों से अनाज लाते हुए।
खलिहानों से पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधों के आर पार एक छड़ी की बंधी टोकरियों को लाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर लाती हैं। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 15। टोंग्या खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आजादी थी। 1921 में बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीजन से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे। औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थीं। क्रियाकलाप। वन प्रदेशों में रहने वाले बच्चे पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों के नाम बता सकते हैं। आप पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियों के नाम जानते हैं? पृष्ठ संख्या 87। यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। इस पृष्ठ पर देखिए चित्र संख्या 16। चित्र संख्या 16। जंगल के पेंदा या पोदू हिस्सों को जलाना। घुमंतू खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। चित्र संख्या 17 की व्याख्या। ये चित्र मछली मारने वाले एक लड़के का है। 2.3 शिकार की आजादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। ये पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। पृष्ठ संख्या 88। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। अग्रिम चर्चा से पहले चित्र संख्या 18। चित्र संख्या 18। नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग।
फोटो में मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी। गांव के कुशल शिकारी हांका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। स्रोत ग। बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई तब उन्होंने सरकार को ये याचिका दी। हम हर रोज फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वो है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। वेरियर एल्विन 1939, माधव गाडगिल व रामचंद्र गुहा, दिस फिशर्ड लैंड एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उद्धृत। 2.4 नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का उत्पादन करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। पृष्ठ संख्या 89। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न के मुंदरुकू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना आरंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गईं। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा और येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब ये नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। नया शब्द इजारेदारी अर्थात एकाधिकार। स्रोत घ। पुतुमायो में रबड़ की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थीं। अमेज़न के पुटुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी, ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में, इनके द्वारा रबड़ की निकासी हुई तोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा,
रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया है कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए, दया की भीख मांगते जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया। और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। निकोलस डर्क्स द्वारा संपादित कॉलोनियलिज्म एंड कल्चर 1992 में माइकल ताउसिक, कल्चर ऑफ टेरर, स्पेस ऑफ डेथ। पृष्ठ संख्या 90। वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोक गीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 3.1 बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती मां से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। चित्र संख्या 19 बस्तर में सेना का कैंप 1910। बस्तर में सेना के एक कैंप का यह चित्र 1910 में लिया गया। सेना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहां एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहा है। एक दृष्टि चित्र संख्या 20 पर। चित्र संख्या 20 सन 2000 में बस्तर। 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र घेरे में से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। पृष्ठ संख्या 91। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दाण या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने अर्थात गांवों का समूह, इनके गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 3.2 लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने,
घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899-1900 में और फिर 1907-1908 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी इन गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियों, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। ये गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। आगे की चर्चा से पहले स्रोत च। भोंडिया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, उसको बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेंगा स्कूल जला दिया। केसलोर में लाइनें व पशु अवरोधशाला और टोकापाल, राजुर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने की बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिलमिल्ली चले गए। बुद्धू माझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। डेब्रेट, पॉलिटिकल एजेंट, छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स का 23 जून 1910 को कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम लिखा पत्र। अब आगे की चर्चा। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए, क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। पृष्ठ संख्या 92। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने यानी फरवरी से मई का समय लग गया। फिर भी वे गुंडाधूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत ये रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टेयर प्राकृतिक सालवनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें। जरा देखें कि इसी वक्त वहां क्या कुछ हो रहा था। लेकिन उससे पहले स्रोत 6। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में, जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, बताते हैं। अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न थी, इसलिए जमीन ली जा रही है ये देखकर उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई। उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वो भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए। चिदपाल के गार्गी देवा और मिखोला, मां की मिरास के दोल और अबराबुंदी, बालेरास का वादा पांडु, पालेम का उंगा और दूसरे ढेर सारे लोग। इसी तरह नंदरासा के एक बुजुर्ग चेंद्रू ने कहा कि लोगों की तरफ से पुरनिया थे। पालेम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोएकाल धुरवा और पंडवा माझी। हर परगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा धूर उड़ सकते थे, इसलिए उड़ निकले। लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें? रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव घर पहुंचे। पृष्ठ संख्या 93। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम सुनेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थीं। इंडोनेशिया में जावा ही वो क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। 4.1 जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, तो यहाँ के 6,000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। 4.2 डच वैज्ञानिक वानिकी। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वो भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने,
बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। एक दृष्टि चित्र संख्या 21 पर इसी पृष्ठ पर। जंगल से सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी, औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर। भारत की ही तरह यहां भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। पृष्ठ संख्या 94। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंडा गडियनस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी की बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। 4.3 सामिन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुबलातुंग गांव के निवासी सुरंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना आरंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। इसी पृष्ठ पर है चित्र संख्या 22। इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, कालिमांतान व पश्चिम इरियान में स्थित हैं। जावा ही वो जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। ये द्वीप, जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। स्रोत ज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वॉन होजेनड्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था, बटाविया के लोगों चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाजों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धंसी हैं, छोड़ते हैं। हां, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेजी से उगते हैं जितनी तेजी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। डर्क वॉन होजेनड्रॉप, पेलुसो, रिच फॉरेस्ट्स, पुअर पीपल, 1992 में उद्धृत। पृष्ठ संख्या 95। 4.4 युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया।
बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहां भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। 4.5 वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने की बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने की बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। चित्र संख्या 23। इंडियन म्यूनिशंस बोट सूले पेगोडा पर एकत्रित जहाजों में लादने को तैयार वॉर टिम्बर स्लीपर 1917। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। चित्र संख्या 24। डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रेमबैंग में लट्ठों का गोदाम। पृष्ठ संख्या 96। 1। जहां आप रहते हैं क्या वहां के जंगली इलाकों में कोई बदलाव आए हैं? ये बदलाव क्या हैं और क्यों हुए हैं? 2। एक औपनिवेशिक वनपाल और एक आदिवासी के बीच जंगल में शिकार करने के मसले पर होने वाली बातचीत के संवाद लिखें। प्रश्न 1। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? झूम खेती करने वालों को, घुमंतू और चरवाहा समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। प्रश्न 2। बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? प्रश्न 3। सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर ये क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में इन कारकों की भूमिका बताएं। रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफी के बागान, आदिवासी और किसान। प्रश्न 4। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं?